बात बहुत ही पुरानी है। किसी पर्वत की तलहटी में रमेसरपुर नाम का एक बहुत ही रमणीय गांव था। इस गांव के मुखिया रमेसर काका थे। सभी गांववासी रमेसर काका की बहुत ही इज्जत करते थे और उनके विचारों सुझावों को पूरी तरह मानते थे। रमेसर काका की एक ही संतान थी, चंदा। 15-16 की उम्र में भी चंदा का नटखटपन गया नहीं था। वह बहुत ही शरारती थी। उसके चेहरे पर कहीं भी शोरशी का शर्मीलापन नजर नहीं आता, पर हाँ, उसके चेहरे से उसका भोलापन जरूर छलकता। उस समय हर माँ बाप की बस एक ही ख्वाहिश होती थी कि उनकी लड़की को अच्छा घर वर मिल जाए और वह अपने ससुराल में खुश रहे। रमेसर काका भी चंदा के लिए आसपास के गांवों वरदेखुआ बनकर जाना शुरू कर दिए थे। एक बार पास के एक गांव के उनके मुखिया मित्र ने कहा कि उनकी नज़र में एक लड़का है, अगर आप तैयार हों तो मैं बात चलाऊं। रमेसर काका के हाँ करते ही उनके मुखिया मित्र की अगुवाई में चंदा का विवाह तय हो गया। चंदा का पति नदेसर उस समय कोलकाता में कुछ काम करता था। नदेसर देखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर युवक था। वह रमेसर काका को पूरी तरह से भा गया था। खैर, शादी हुई और रमेसर काका ने नम आंखों से चंदा को विदा किया। कुछ ही दिनों में चंदा अपने ससुराल में भी सबकी प्रिय हो चुकी थी। 1-2 महीना चंदा के साथ बिताने के बाद नदेसर भारी मन से कोलकाता की राह पर निकल पड़ा। चंदा ने नदेसर को समझाया कि कमाना भी जरूरी है और 5-6 महीने की ही तो बात है। दिवाली में आपको फिर से घर आना ही है, तब तक मैं नज़रें बिछाए आपका इंतजार प्रसन्न मन से कर लूँगी। कोलकाता पहुंचने पर नदेसर ने फिर से अपना काम धंधा शुरू किया, पर काम में उसका मन ही नहीं लगता था। बार बार चंदा का शरारती चेहरा उसके आंखों के आगे घूम जाता। वह जितना भी काम में मन लगाने की कोशिश करता, उतना ही चंदा की याद आती। नदेसर की यह बेकरारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपने दिल की बात अपने साथ काम करने वाले अपने 5 मित्रों को बताए। ये पांचों उसके अच्छे मित्र थे। नदेसर दिन रात अपने इन 5 दोस्तों से चंदा की खूबसूरती और उसके शरारतीपन का बखान करता रहता। 5 मित्र चंदा के बारे में सुनकर उसकी खूबसूरती की एक छवि अपने अपने मन में बना लिए थे और अब बार बार नदेसर से कहते कि भाभी से कब मिलवा रहे हो। नदेसर कहता कि मैं तो खुद ही उससे मिलने के लिए बेकरार हूं, पर समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे मिलूं। खैर, अब नदेसर के 5 दोस्तों के दिमाग में जो एक भयानक घिनौनी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी, उससे नदेसर पूरी तरह अनभिज्ञ था। उसके 5 दोस्तों ने एक दिन नदेसर से कहा कि यार, भाभी को यहीं ले आओ, कुछ दिन रहेगी, कोलकाता भी घूम लेगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और फिर 1-2 हफ्ते में उसे वापस छोड़ आना। पर नदेसर अपने बूढ़े माँ बाप को याद कर कहता कि नहीं यारों, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी अम्मा और बाबू की देखभाल के लिए गांव में चंदा के अलावा और कोई नहीं है। कुछ दिन और बीते, पर ये बीतते दिन नदेसर की बेकरारी को और भी बढ़ाते जा रहे थे। अब तो नदेसर का काम में एकदम से मन नहीं लग रहा था और उसे बस गाँव दिखाई दे रहा था। एक दिन रात को नदेसर के 5 दोस्तों ने नदेसर से कहा कि चलो हम लोग तुम्हारे गांव चलते हैं। नदेसर अभी कुछ समझ पाता या कह पाता, तब तक उसके उन 5 दोस्तों में से निकेश नामक दोस्त ने कहा कि यार टेंशन मत ले, कह देना कि अभी काम की मंदी चल रही है इसलिए गांव आ गया, और साथ ही इसी बहाने हम मित्र लोग भी तुम्हारा गांव देख लेंगे और भाभी के साथ ही तुम्हारे माता पिता से भी मिल लेंगे, क्योंकि हम लोगों का तो गाँव भी नहीं है। इसी कोलकाता में पैदा हुए और कोलकाता को ही अपना घर बना लिए। हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ दिन गाँवी आबोहवा का आनंद लें। नदेसर तो घर जाने के लिए बेकरार था ही, उसे अपने दोस्तों की बात भली लगी। फिर क्या था, दूसरे दिन ही नदेसर अपने उन 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसके गांव के आसपास में बहुत सारे घने जंगल थे। इस पर्वतीय इलाके के इन पहाड़वासियों के अलावा अगर कोई अनजाना जा जाए तो वह जरूर रास्ता भटक जाए और हिंसक जानवरों का शिकार बन जाए। ट्रेन और बस की यात्रा करते करते आखिरकार नदेसर अपने 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के पास के एक छोटे से बस स्टेशन पर पहुंच ही गया। इस स्टेशन से उसके गांव जाने के लिए अच्छी कच्ची सड़क भी न थी। जंगल में चलने से बने पगडंडियों से उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर जाना पड़ता था। जंगल में चलते चलते जब नदेसर से निकेश ने पूछा कि भाई नदेसर, अभी तुम्हारा गांव कितनी दूर है, तो नदेसर ने प्रसन्न होकर कहा कि यार अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। नदेसर की बात सुनते ही निकेश हाँफने का नाटक करते हुए वहीं बैठते हुए बोला कि यार अब मुझसे चला नहीं जाता। उसकी बात सुनते ही नदेसर ने कहा कि यार हम लोग पहुंच गए हैं और अब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। पर नदेसर की बातों को अनसुनी करते हुए उसके अन्य 4 दोस्त भी निकेश के पास ही बैठ गए। अब नदेसर बेचारा क्या करे, उसे भी रुकना पड़ा। नदेसर के रुकते ही निकेश ने अपने हाथ में लिए झोले में से एक अच्छी नई साड़ी और साथ ही चूड़ी आदि निकालते हुए कहा कि यार नदेसर, हम लोग भाभी से पहली बार मिलने वाले हैं, इसलिए उसके लिए कुछ उपहार लाए हैं। उसकी बात सुनते ही नदेसर ने कहा कि यारों इसकी क्या ज़रूरत थी। पर निकेश ने हंसकर कहा कि ज़रूरत थी भाई, हमारी भी तो भाभी है, हम पहली बार उससे मिल रहे हैं तो बिना कुछ दिए कैसे रह सकते हैं। इसके बाद निकेश ने कुटिल मुस्कान चेहरे पर लाते हुए नदेसर से कहा कि यार नदेसर, क्यों ना भाभी को सरप्राइज दिया जाए। एक काम करो, तुम घर जाओ और बिना किसी को बताए भाभी को घुमाने के बहाने यहाँ लाओ,
हम लोग यहाँ भाभी को ये सब उपहार दे देंगे और उसके बाद फिर से तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर चल चलेंगे, बोला नदेसर हाँ में हाँ मिलाते हुए तेज कदमों से घर की ओर गया और लगभग 30-40 मिनट के बाद चंदा को लेकर दोस्तों के पास वापस आ गया। फिर क्या था, चंदा से वे पांचों दोस्त एकदम से अपनी भाभी की तरह मिले। चंदा को भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जब चंदा ने उन्हें घर चलने के लिए कहा तो अचानक उनके तेवर थोड़े से बदले नजर आए। निकेश और नदेसर के अन्य 4 दोस्त चंदा और नदेसर के पास पूरी सख्ती से खड़े हो गए थे। चंदा और नदेसर कुछ समझ पाते इससे पहले ही निकेश ने दांत भींचते हुए तेज आवाज में नदेसर से कहा कि साले, मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता था पर तुम बिना बताए गांव आकर अपनी कर लिए। उसकी बात सुनकर नदेसर ने भोलेपन से कहा कि निकेश भाई, आपने तो कभी हमसे अपनी बहन की शादी के बारे में बात भी नहीं की थी और जब मैं घर आया था तो यहाँ माँ बाबू ने शादी कर दिया था, भला मैं उन्हें मना कैसे कर सकता था। पर नदेसर की इन बोली बातों का उन 5 दैत्यों पर कोई असर नहीं हुआ। उनमें से 2 ने नदेसर को कसकर पकड़ लिए थे और 3 चंदा का चीरहरण करने लगे थे। अभी नदेसर या चंदा चिल्लाकर आवाज लगा पाते इससे पहले ही उन दोनों के मुंह में कपड़े ठूंस दिए गए। फिर निवस्त चंदा और धनेसर को उठाकर वे लोग कुछ और घने जंगल में ले गए। घने जंगल में ले जाकर उन लोगों ने नदेसर की हत्या कर दी और चंदा की इज्जत से खेल बैठे। लगभग वे पांचों नरपिशाच घंटों तक चंदा को दागदार करते रहे। वह चिल्लाती रही, भीख मांगती रही पर उन भेड़ियों पर कोई असर नहीं हुआ। अंततः अपनी वाली करने के बाद उन पांचों ने चंदा को भी मौत के घाट उतारकर वहीं जंगल में सूखी पत्तियों में उन्हें धंध कर आग लगा दिए। आग लगाने के बाद ये पांचों दोस्त जिधर से आए थे उधर को भाग निकले। जंगल जलने लगा और जलने लगे चंदा और नदेसर के जिस्म। सब कुछ स्वाहा हो गया था। इस आग से आसपास के गांव वालों को कुछ भी लेना देना नहीं था, क्योंकि जंगल में आग लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कभी भी कोई भी अपनी लंठई में जंगल में आग लगा दिया करता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रात तक जब चंदा और नदेसर घर नहीं आए तो नदेसर के पिताजी ने नदेसर के आने और चंदा को लेकर जाने की बात अपने पड़ोसियों को बताई। उसी रात को नदेसर और उनके कुछ पड़ोसी मशाल लेकर चंदा और नदेसर को खोजने निकल पड़े। काफी खोजबीन के बाद भी इन दोनों का पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह पुलिस में खबर दी गई पर पुलिस भी क्या करती। थोड़ा बहुत छानबीन की पर उन दोनों का कोई पता नहीं। अब नदेसर के माँ बाप और गांव वालों को लगने लगा था कि नदेसर अपनी बहुरिया को लेकर बिना बताए कोलकाता चला गया। शायद उसे डर था कि अगर बाबू को बताकर ले जाएंगे तो वे ले जाने नहीं देंगे। आखिर कोलकाता में नदेसर कहाँ रहता है, क्या करता है, इन सब बातों के बारे में भी नदेसर के माता पिता और गांव वालों को बहुत कम ही पता था। धीरे धीरे करके 8-9 महीने बीत गए। अब नदेसर के माता पिता बिना नदेसर और चंदा के जीना सीख गए थे। इधर कोलकाता में एक दिन अचानक निकेश के घर पर कोहराम मच गया। हुआ ये था कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसके गुप्तांग को दांतों से काट खाया था। उसके शरीर पर जगह जगह भयानक दांतों के निशान भी पड़े थे और वह इस दुनिया को विदा कर गया था। पुलिस के पूछताछ में उसके घरवालों ने बताया कि पिछले 1 महीने से निकेश का किसी लड़की के साथ चक्कर था। वे दोनों बराबर एक दूसरे से मिलते थे पर लड़की कौन थी, कैसी थी, किसी ने देखा नहीं था। पर इसी दौरान पुलिस को निकेश की बहन से एक अजीब व डरावनी बात पता चली। निकेश की बहन ने बताया कि एक दिन जब निकेश घर से निकला तो वह भी पीछे पीछे होली थी। निकेश बस्ती से निकलकर एक सुनसान रास्ते में बनी एक पुलिया पर बैठ गया था। वहां से मैं लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक बिजली के खंभे की आड़ में खड़ा होकर उस पर नजर रख रही थी। मुझे बहुत ही अजीब लगा क्योंकि ऐसा लग रहा था कि निकेश किसी से बात कर रहा है, किसी को पुचकार रहा है, पर वहां तो निकेश के अलावा कोई था ही नहीं। फिर मुझे लगा कि कहीं निकेश भैया पागल तो नहीं हो गए हैं ना। अभी मैं यही सब सोच रही थी तभी एक भयानक काली छाया मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वह छाया बहुत ही भयानक थी, पर छाया तो थी पर छाया किसकी है ये समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूरी तरह से डर गई थी। फिर अचानक वह छाया अट्टहास करने लगी और चिल्लाई, अब तेरा भाई नहीं बचेगा। नोचा था ना मुझे, मैं भी उसे नोच नोच कर खा जाऊंगी। और हाँ, एक बात तुम याद रख, अगर यह बात किसी को भी बताई तो मैं तेरे पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते ही निकेश की बहन सुबक सुबक कर रोने लगी। इतना सुनते ही पुलिस और आसपास जुटे लोग सकते में आ गए और पूरी तरह से डर भी गए, क्योंकि निकेश का जो हाल हुआ था वह ये बयां कर रहा था कि इसके साथ जो हुआ है वह किसी इंसान ने नहीं अपितु भूत प्रेत ने ही किया होगा। ये कहानी यहीं समाप्त होती है, पर इसके अगले भाग के रूप में एक कहानी और आ सकती है कि क्या निकेश का ये हाल किसी भूत भूतनी ने ही ऐसा किया था या किसी और ने। कहीं चंदा तो नहीं या नदेसर। निकेश के अन्य 4 दोस्तों के साथ भी कुछ हुआ क्या? कभी यह स्थान बहुत खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन आज इसे शैतानी रूह ने अपने कब्जे में ले लिया है। यह आत्माएं इतनी खतरनाक और दुष्ट हैं कि दिन ढलते ही जो भी व्यक्ति अपनी मौजूदगी यहाँ दर्ज करवाता है उसे वह अपना शिकार बना लेती हैं।
बहुत से लोग हैं जिन्हें आत्माओं, पारलौकिक शक्तियों और शैतानी ताकतों जैसी किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं होता। वह ऐसी बातों को मनगढ़ंत मानकर झुठला देते हैं, लेकिन ये भी सच है कि किसी के झुठलाने से या टाल देने से सच नहीं बदलता। भोपाल के शिवपुरी में स्थित 2100 साल पुराना किला एक जमाने पहले बेहद खुशनुमा हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ रात को क्या दिन में कोई आने का साहस नहीं करता। लोगों का कहना है कि यहाँ रात के समय घुंघरूओं की आवाज़ें आती हैं जो दूर दूर तक लोगों को सुनाई देती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन ढलते ही यहाँ महफिल जमती है जिसमें प्रेत आत्माएं शामिल होती हैं, और जिन जिन लोगों ने उस महफिल को देखा उनकी तुरंत ही मौत हो गई। भोपाल के शिवपुरी में एक छोटा सा कस्बा है पोहरी, जहाँ ये किला स्थित है। इस स्थान के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन जब से मीडिया में यहाँ होने वाली संदेहास्पद घटनाओं को प्रचारित किया गया है तभी से लोगों को ये समझ आने लगा है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वे लोग जो भूत प्रेत और आत्माओं के होने जैसी बातों पर यकीन नहीं करते, अब तो वो भी इस किले को श्रापित समझने लगे हैं। इस स्थान की अपनी तो कोई पहचान नहीं है, लेकिन जब से इस किले के भूतहा होने की बात सामने आई है तब से लोग पोहरी को पहचानने लगे हैं। पहले इस किले में दिन में स्कूल भी चला करता था, लेकिन जब बच्चों ने वहाँ कुछ अजीबोगरीब हरकतें महसूस की तो वहाँ स्कूल लगना भी बंद हो गया है। ये किला वीर खांडेराव का है और लोगों का कहना है कि यहाँ जो महफिल जमती है वह वीर खांडेराव की सभा है। वही रात के समय अपनी नर्तकियों के साथ महफिल जमाते हैं। यहाँ रात को आत्माएं पूरे किले को अपने कब्जे में ले लेती हैं और घनी झाड़ियों के बीच घिरे इस जंगल में अगर गलती से भी कोई रात के समय रुक गया तो उसका हश्र अच्छा नहीं होता। स्थानीय लोगों का तो ये भी कहना है कि 2100 वर्ष पुराने इस किले में वीर खांडेराव का डेरा था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यहाँ कोई परिवार कभी टिक नहीं पाया। कहते हैं एक परिवार ने यहाँ रहने का साहस किया तो पहले ही दिन घर की महिलाएं अजीबोगरीब हरकतें करने लगीं। उन्हें तंत्रविद्या से ठीक करवाया गया। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इस किले के भीतर खजाना छिपा है जिसकी रक्षा यहाँ भटकने वाली आत्माएं करती हैं, लेकिन सच क्या है इसका पता लगाने की किसी की हिम्मत नहीं है। 2. भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करने वाले लोग कभी इस बात पर विश्वास नहीं करते कि इंसानी दुनिया में भी कुछ ऐसी पारलौकिक शक्तियाँ होती हैं जिन्हें समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। उनके लिए ये सब सिर्फ मनगढ़ंत और काल्पनिक तथ्य है जिसे सिर्फ मनोरंजन के तौर पर ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे में जाहिर है वह व्यक्ति सच का पता लगाने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम तो जरूर करेगा, और हो सकता है उन इंतजामों में उसे वो भी दिख जाए जिसके बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकता था। ऐसा ही कुछ हुआ ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया शहर में रहने वाले एक पुरुष के साथ। इस पुरुष के साथ हर समय अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। वह जब भी घर में होता था उसे यही लगता था कि उसके आसपास आत्माओं का पहरा है। उसे घर की रसोई से हर समय अजीबोगरीब आवाज़ें आती थीं, जिसके चलते उसे यह यकीन सा हो गया था कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो हर समय उसकी नज़र से बच जाता है। अपनी इस परेशानी का हल खोजने के लिए उसने एक ऐसी तरकीब निकाली जिसकी सहायता से वह सोच रहा था कि उसकी इस दुविधा का अंत हो जाएगा, लेकिन किसे पता था कि यह उसकी परेशानियों की एक नई शुरुआत होगी। उसने अपने किचन में स्पाई कैमरा फिट करवा दिया और इस बारे में अपने 16 वर्षीय बेटे को भी कुछ नहीं बताया। इस घर में वह आदमी अपने बेटे के साथ रहता था। उसने कैमरा को किचन में लगवा दिया और 2 दिन बाद उसकी फुटेज देखने की योजना बनाई। उस आदमी को लगा था कि इस फुटेज में वो आत्माएं या घटनाएं कैद हो चुकी होंगी जो उसे खुली आंखों से नजर नहीं आती। हालांकि उसका यह उद्देश्य पूरा तो हुआ। उसे अनदेखी घटनाएं तो फुटेज में दिखीं, लेकिन वह अनदेखा इतना हैरान करने वाला होगा शायद उस व्यक्ति ने कभी सोचा ही नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि उस फुटेज में उसने अपने 16 वर्षीय बेटे को अपनी ही 28 वर्षीय गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करते हुए देखा। उस शख्स की गर्लफ्रेंड पिछले 11 सालों से उसके साथ संबंध में थी। ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीम कोर्ट ने उसकी गर्लफ्रेंड को 5 बार नाबालिग के साथ सेक्स करने का दोषी ठहराया और उस पर कड़ी कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया। संबंधित महिला का तो यही कहना है कि उन्होंने शारीरिक संबंध नहीं बनाए, लेकिन 16 वर्षीय बेटा तो साफ कह रहा है कि उन दोनों ने कई बार पिता की गैर मौजूदगी में सेक्स किया है। इस बात से खफा उस शख्स ने भी पुलिस से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। 3. दोस्तों, भूत प्रेत से संबंधित घटनाओं में ज्यादातर घटनाएं रोंगटे खड़ी कर देती हैं, तो कुछ इतनी मार्मिक होती हैं कि दिल भर आता है। लेकिन मेरे जीवन से जुड़ी एक घटना ऐसी भी है जिसे याद करके हंसी आ जाती है। जाने अनजाने में मेरी मम्मी के मामा जी के साथ ये घटना घटी थी। बस थोड़े से आलस की वजह से उनके पीछे ऐसी मुसीबत लगी जिससे उन्हें निजात पाने में सालों लग गए। वो गांव में रहा करते थे। उनका नाम तो अच्छा खासा है, मगर गांव में अक्सर चिढ़ाने के लिए जो नाम रख दिया जाता है वो नाम पूरी जिंदगी के लिए पीछे लग जाता है। इसी संक्षिप्तीकरण और मजाक में उनका नाम बचपन में ही लालजी पड़ गया था। वो इसी नाम से पहचाने जाने लगे। वो जिस गांव में रहते थे वो अमेठी से करीब 45 किलोमीटर दूर पड़ता है। उनका घर गांव में सबसे किनारे पर था और उनके घर से करीब 250 मीटर की दूरी पर रेलवे लाइन थी, और रेलवे लाइन के पार एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था और चबूतरा बना था। उन्हें लोग पहलवान बाबा के अर्थात पूजा का स्थान के नाम से जानते थे। सबको उन पर बहुत श्रद्धा थी, जिसका परिणाम भी उन्हें अच्छे के रूप मिलता था।
आसपास के गांव वाले उनकी पूजा अर्चना करते थे और उनकी कृपा भी खूब देखते थे और आज भी ये सिलसिला वहां जारी है। खैर, वहां वास करने वाले बाबा कोई देवता नहीं थे, वो वही थे जिन्हें लोग शहरों में छलावा कहते हैं। लेकिन एक बहुत लंबे अंतराल से वो वहां वास करते हैं, इसलिए वो बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। उनकी पूजा जो करता है वो उस पेड़ पर लंगोट और दारू की एक बोतल चढ़ाता है। भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति वहां जाकर ठीक हो जाते हैं। लालजी भी उन्हें बहुत मानते थे, मगर वे थे थोड़े आलसी किस्म के। जब भी उनकी माता उन्हें उस स्थान पर चढ़ावा चाहने को कहती तो वे अक्सर टालमटोल करते थे। वही गांव में एक पंडित जी भी रहते थे, हष्टपुष्ट शरीर वाले, और अखाड़ों में उनका बहुत नाम था। लोग उन्हें अक्सर पहलवान पंडित कहते थे। हालांकि को थे तो पंडित, मगर ये नाम उनके चरित्र को दूर दूर तक नहीं छूता था। पहलवान होने के कारण अक्सर वो मांस मदिरा का सेवन भी करते थे, लेकिन बहुत ही कम। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक 10 साल का बेटा था बस। एक बार की बात है, उनकी पत्नी बेटे को लेकर अपने मायके गई हुई थी और वापस आते समय जिस बस से वे वापस आ रही थी वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनके बेटे ने वही दम तोड़ दिया और उनकी पत्नी 3 दिन अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद चल बसी। पूरे गांव में हफ्ते भर तक शोक का साया था। इतनी बड़ी दुर्घटना पहली बार उस गांव में घटी थी। पहलवान जी के घर लोगों का तांता लगा रहता, वो अपने होश हवास से खो बैठे थे। आसपास के जानकार और मित्र आकर उन्हें खाना पानी देते, वरना वो खुद खाना पानी भी नहीं लेते थे। हफ्ते भर बाद धीरे धीरे गांव के लोग अपनी अपनी दिनचर्या में वापस लौटने लगे और उधर पहलवान जी ने जब खुद को संभाला तो शराब और नशे में डूबे रहने लगे और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी उन्होंने जाने के लिए कह दिया और अकेले रहा करते थे। पूरे दिन पूरी रात वो नशे में डूबे रहते थे। धीरे धीरे उनका पहलवान वाला शरीर सूखने लगा और 1 महीने के अंदर वो किसी सामान्य व्यक्ति जैसे दिखाई देने लगे, मगर किसी का भी कहा नहीं मानते थे और बस अपनी उसी शराब और परिवार की तस्वीर के साथ घंटों बातें करते थे। करीब 1 महीने के बाद अचानक सुबह खेत जाते समय एक व्यक्ति ने खबर दी कि पहलवान जी ने रेलवे लाइन पर आत्महत्या कर ली। उनका शरीर 2 हिस्सों में वहां पड़ा था। गांव के सारे मर्दों ने उन्हें वहीं से उठाया और ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया, और सारे गांव वालों ने थोड़ा बहुत मिला जुला कर उनकी अंतिम क्रिया भी करवा दी। बहुत बुरा हुआ था, मगर सबने ये सोच लिया कि ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल। या तो वो शराब से बिस्तर पर पड़े पड़े मर जाते या फिर जो हुआ वही होना था। खैर, जो हुआ उसे ईश्वर की मर्जी मानकर सबने उनकी संपत्ति पंचायत को गांव के भले में लगाने के लिए दे दी। उधर कुछ 1 महीने के बाद लाल जी की माता जी भी चल बसी, और लाल जी को ये बात अच्छी तरह समझा के गई थी कि हर हफ्ते पहलवान बाबा को भोग देना न भूले। उनकी कृपा रहेगी घर पर तो सदैव घर में हरियाली और समृद्धि रहेगी। ये बात लाल जी अच्छी तरह समझ गए थे और उसका पालन भी करते रहे। हफ्ते में एक दिन वो अर्थान पर जाकर भोग अर्पण करके आते थे और सबकी तरह ही शराब की बोतल से थोड़ी सी शराब वहां चढ़ाकर बाकी बोतल को प्रसाद के रूप वापस लाकर उसका सेवन करते थे। करीब 6 महीने तक तो उन्होंने इस नियम का पूर्णतया पालन किया। फिर एक दिन वो दूसरे गांव गए हुए थे किसी परिचित से मिलने। वो गांव उस अर्थान से थोड़ी दूर पर करीब 400 मीटर की दूरी पर था, तो उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति भी पहलवान बाबा को भोग दे रहा था, मगर वो उनके अर्थान पर नहीं गया। बस लंगोट और एक कटोरी में शराब रखकर पहलवान बाबा के अर्थान को देखते हुए उसने स्थानीय भाषा में कहा, हे पहलवान बाबा, लो अपना भोग स्वीकार करो। और फिर शराब को उसी तरफ गिरकर हाथ जोड़ लिए और वापस आकर लाल जी से बात करने लगा। लाल जी ने पूछा कि क्या इस तरह से बाबा भोग स्वीकार करते हैं? उसने हाँ में जवाब दिया और बताया कि सच्ची श्रद्धा से चढ़ाया गया प्रसाद लेने तो देवता भी धरती पर आ जाते हैं, और फिर ये बाबा तो कुछ ही दूर पर निवास करते हैं और अपना भोग स्वीकार भी करते हैं। लाल जी को ये बात भा गई। वैसे भी उन्हें रेलवे लाइन पार करके इतनी दूर जाना पसंद नहीं था। अब उनका ये सिलसिला शुरू हो गया। वो एक बर्तन में थोड़ी सी शराब और लंगोट लेकर घर के पीछे की तरफ जाते और वहीं से खड़े होकर जिस तरफ रेलवे लाइन पार पहलवान बाबा का अर्थान था उस तरफ मुंह कर बोलते, पहलवान बाबा भोग स्वीकार करो, और वहीं से चढ़ाकर वापस आ जाते थे। हर हफ्ते वो ऐसा करते थे। इस तरह से भोग देते देते उन्हें करीब 6 महीने बीत गए। एक दिन की बात है, पास के गांव में एक आदमी को प्रेत बाधा हुई। उसके घर वाले बहुत परेशान थे और वो आदमी पहलवानी कर कर के हर किसी को खुद से दूर रहने की बात कर रहा था। जांघों पर ताल ठोंक ठोंक कर बात कर रहा था। कुछ आदमियों में मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर उसकी पहलवानी के आगे कोई टिक नहीं पा रहा था। किसी तरह गांव के कई सारे आदमी मिलकर उसके अपने आप शांत होने पर उठाकर उसे पहलवान बाबा के अर्थान पर ले गए। वहां उसे चबूतरे पर बैठाया गया। धीरे धीरे उसने उस पर जैसे दबाव सा बनने लगा और वो वहां मौजूद लोगों ने उससे पूछा कि वे कौन है। उसने बताया कि वो वहां रेल की पटरी पर रहता है। ये आदमी वहां पर गंदगी कर रहा था, इसलिए उसे पकड़ा है। लोगों में से एक ने पूछा कि माफ कर दो इसे, और जाने का क्या लोगे ये बता दो। उसने कहा, दारू। दारू पिला दो, छोड़ दूंगा। वहां मौजूद लोग तुरंत दारू लेकर आए और उसे दिया, मगर उसने पीने से मना कर दिया।
और कहा, ऐसे नहीं, जो मुझे हमेशा देता है बस उससे ही लूंगा। जिज्ञासावश सबने पूछा कि वो भोग किससे लेना चाहेगा, तो उसने बताया कि फलाने गांव में लालजी नाम का आदमी है, वो मुझे हमेशा दारू देता है, वो देगा तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। पहले तो लोगों को शक हुआ कि कहीं लालजी नाम के आदमी ने ही तो नहीं भेजा है इसे तंत्र मंत्र करके, लेकिन इस बात की पुष्टि के लिए समस्या के समाधान के लिए सबने लालजी से मिलने की ठान ली। कुछ व्यक्ति उस आदमी के घर के सदस्यों के साथ मिलकर जो गांव उसने बताया था उस तरफ चल पड़े लालजी से मिलने। जब वो लोग लालजी के पास पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले ये आजमाया कि कहीं इसी आदमी ने तो कोई तंत्र मंत्र नहीं किया। इस बात की पुष्टि के लिए उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की। सबने बताया कि वो तो जल्दी पूजा भी नहीं करता, तंत्र मंत्र की तो बात ही दूर है। इस बात ने सबको सकते में डाल दिया और अब वो लोग लालजी के पास पहुंचे और उन्हें सारी घटना से अवगत करवाया। लालजी पहले से ही भूत प्रेतों के नाम से भागा करते थे। जब उन्हें पता चला कि कोई भूत प्रेत उन्हें बुला रहा है तो उन्हें पांव के नीचे से जमीन सरक गई और उन्होंने जाने से साफ मना कर दिया। इस बात से वहां मौजूद लोगों को इस बात की तो तसल्ली हो गई थी कि ऐसा आदमी कोई तंत्र मंत्र नहीं कर सकता। फिर उन्होंने लालजी से साथ चलने और उससे बात करने के लिए कहा। लालजी किसी भी कीमत पर राजी नहीं हो रहे थे। आखिरकार जब उनके बड़े भाई और आसपास के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें समझाया तो वो जाने के लिए राजी हुए, मगर अकेले नहीं, साथ में 4 लोगों को साथ ले गए। वहां पहुंचने पर लालजी के पसीने छूटने लगे थे। आखिरकार लालजी और उसका सामना हो गया। कौन हो भाई और क्यों मेरे नाम का शोर करके कर रहे हो? लालजी ने उससे पूछा। मुझे बस अपने हाथ हमेशा की तरह दारू पिला दो, मैं चला जाऊंगा। उस आदमी ने लालजी के सामने हाथ जोड़कर कहा। वहां मौजूद ऐसे दृश्य को सब आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। एक प्रेत कैसे बिना सिद्धि वाले आम आदमी के सामने हाथ जोड़कर बात कर रहा है? हमेशा की तरह। अबे मैंने कब तुझे इससे पहले दारू पिलाया है? लालजी अब उससे बिना डरे बात करने लगे थे। लालजी, मजाक ना करो। हर हफ्ते मुझे दारू का भोग देते हो, उससे मेरी प्यास मिट जाती है। थोड़ी सी दारू दे दो, चला जाऊंगा। वो फिर से विनती करने लगा। अब लालजी को झल्लाहट होने लगी और वो थोड़ा तेज आवाज में बोलने लगे। अबे क्यों झूठ बोलता है? मैं तो जनता भी नहीं, तू कौन है? मैं तुझे क्यों दारू देने लगा? हर हफ्ते तो मुझे दारू देते हो अपने घर के पीछे आकर, और पूछते हो कि कब दारू दी। वो हंसते हुए बोला। वो लालजी हर बात ध्यान से सुनता और जवाब देता और उनके झल्लाने पर हंसता, जैसे कि कोई आम आदमी अपने किसी प्रियजन के साथ व्यवहार करता है। ये बात सुनकर लालजी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। ये भोग तो पहलवान बाबा को देते थे, ये भोग इसे कैसे मिलने लगा? वो भोग तो ये अर्थान वाले पहलवान बाबा को देता था, तू बीच में कहाँ से आ गया? उन्होंने अपनी परेशानी का हल ढूंढते हुए ये प्रश्न किया। तुम ही तो भोग देते हुए कहते थे पहलवान बाबा भोग स्वीकार करो। अब उनके अर्थान से पहले वहां रेल की पटरी में मैं ही तो रहता हूं और मैं भी पहलवान ही हूं। मुझे आदत है तुमसे भोग लेने की। उसने लालजी ये सारी बात कही और फिर रोने लगा और रोते रोते कहने लगा, जब से वहां हूं कभी किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं दिया था। बस लालजी तुमने ही मुझे दारू दिया और मेरी प्यास बुझाई। मैं तो बस तुम्हें ही जानता हूं। ये बात सुनते ही लालजी और वहां खड़े उनके बड़े भाई की पैरों से जैसे जमीन सरक गई हो। उनका पहलवान बाबा को दिया जाने वाला भोग कोई पहलवान नाम का प्रेत ले रहा था। क्या तू वो भोग ले रहा था? अर्थान वाले पहलवान बाबा ने तुझे कुछ नहीं कहा? असमंजस में फंसे लालजी अपने सारे प्रश्नों के उत्तर जानने में लग गए। उधर उस आदमी का परिवार चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी ये प्रेत उसका शरीर छोड़ दे और वो ठीक हो जाए। बाबा क्या कहेंगे? तुम भोग दे रहे थे मेरा नाम लेकर और मैं ले रहा था, इसमें न मेरी गलती न तुम्हारी गलती, तो बाबा क्यों कुछ कहेंगे? अब तुम जो कुछ भी दोगे वो सबसे आगे वाला ही लेगा ना, 7 समंदर पार वाला तो नहीं। उसने लालजी के असमंजस के इस प्रश्न का उत्तर दे दिया था, वो भी सटीक। मतलब वो दूसरे गांव वाले व्यक्ति से भोग अर्थान वाले पहलवान बाबा इसलिए लेते थे क्योंकि उनके बीच कोई और पहलवान नहीं था। लालजी का दिमाग एकदम से घूम गया। आखिर क्या करो और क्या हो जाता है? बाबा कहाँ हैं इस वक्त इस अर्थान के? लालजी ने पूछा। यही तो हैं, उन्होंने ने मुझे पकड़ रखा है। वहां यहाँ किसकी मजाल के मुझे हरा दे, मुझे बस दारू दे दो, चला जाऊंगा। उसने आसपास के लोगों को देखते हुए कहा। तभी उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति आगे आए और लालजी कहा कि बेटा इसको दारू दे दो और जाने दो, वरना इस आदमी के शरीर को इसकी सवारी तोती रहेगी और फिर ये महीने भर तक खड़ा भी नहीं हो पाएगा। बात सत्य थी। किसी पहलवान और बलशाली आत्मा की आमद जब किसी के शरीर पर होती है तो उसके शरीर की शक्ति कम होती चली जाती है। लालजी ने अपने प्रश्नों पर विराम लगाया और फिर वहीं पर पास पड़ी बोतल उठाई और एक ढक्कन दारू लेकर उसके मुंह में डाल दी और वो व्यक्ति पीते ही नीचे गिरा और बेहोश हो गया। उसके जब होश आया था तो वो ठीक हो चुका था। पहलवान बाबा के अर्थान पर उसने दंडवत प्रणाम किया और धीरे धीरे सब वहां से चले गए और लालजी भी अपने घर आ गए। घर पहुंचते ही उनके बड़े भाई ने पहले पूरी घटना और जो कुछ वो करते थे लालजी से पूछा।
उसके बाद अच्छे से उनकी खबर ली। उनके आलस्य के कारण कितने ही वक्त से पहलवान बाबा को भोग नहीं पहुंचा था और प्रेत तो रीझ गया सो। और अगली बार से लाल जी की जगह उनके बड़े भाई ने अर्थान पर जाकर भोग देने की जिम्मेदारी ली और उसका निर्वाह करने लगे। करीब 1 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चला, मगर 1 महीने के फिर से एक अजीब सी घटना घट गई। 1 महीने बाद लाल जी के ही गांव में शोर हुआ कि पहलवान ने किसी को पकड़ लिया है। बेचारा जिंदगी से बहुत परेशान था और अब मरने के बाद लोगों को परेशान कर रहा है। जिसको पहलवान ने पकड़ा था वो आदमी गांव के एक चौक पर जा बैठा था और लोग उसे घेर कर खड़े थे। जब उससे पूछा गया कि क्या चाहिए तो उसने साफ साफ कह दिया कि लाल जी से कह दो दारू पिला दे, मैं चला जाऊंगा। सब इस बात को जान चुके थे कि वो लाल जी के हाथों से दारू क्यों पीना चाहता है। आखिर लाल जी उसके प्रिय जो हो चुके थे। सब उसे पकड़कर वही अर्थान पर ले जाने की कोशिश करने लगे तो उसने पहलवानी करनी शुरू कर दी। एक व्यक्ति को एक तरफ फेंका तो दूसरे को दूसरी तरफ और वापस चौक पर पलटी मारकर बैठ गया और कहने लगा, जब तक लाल जी के हाथ से दारू नहीं पी लेता मैं नहीं जाऊंगा। उसकी पहलवानी देखकर किसी की फिर हिम्मत न हुई कि वो उसे पकड़ते। अब शेष सिर्फ एक ही मार्ग था कि लाल जी को बुलाया जाए। सबने जाकर लाल जी को बुलाया और लाल जी इस बार तुरंत तैयार हो गए, शायद उन्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे। वो तुरंत जाकर वहां पहुंच गए। वो पहलवान उन्हें देखकर इसे खुश हुआ जैसे किसी अपने से वर्षों बाद मिल रहा हो। लाल जी आओ, देखो ये लोग मुझे मरने आ रहे थे। उसने अपना झूठा सा दर्द बयां कर लाल जी की सांत्वना पानी चाहिए। क्यों परेशान कर रहे हो? दारू लेनी है तो और किसी से भी ले लो, मुझे क्यों पीड़ित कर रखा है? लाल जी ने अपने दर्द की वजह उसी को बताते हुए अपना दर्द बयां कर दिया। नहीं, तुम्हारे हाथों से मुझे तृप्ति मिलती है, उसने कहा। तब तक लाल जी ने चोटिल उन दोनों व्यक्तियों को देखा। क्यों मारा इन लोगों को? पहलवानी करनी है तो जाकर अखाड़े में करो, लाल जी ने चोटिल उन लोगों की तरफ से कहा। इन लोगों ने मुझे मारा और लाल जी अखाड़े में जिंदा लोग जाते हैं, मैं वहां नहीं जा सकता, उसने समझाने की तर्ज में लाल जी से कहा। और लाल जी भी वजह समझ गए थे। वो वजह मैं यहाँ आप लोगों को नहीं बता सकता। आसपास वाले कहने लगे कि दारू देकर इसको हटाओ लाल जी, आसपास कोई ओझा तांत्रिक भी नहीं है, तुम ही इसे हटाओ। लोगों के कहने पर लाल जी ने उसे थोड़ी सी दारू पिलाई और वो शुक्रिया अदा करके चलता बना। लाल जी अब और परेशान हो गए। मतलब साफ था, जब भी इसे प्यास लगेगी ये किसी को भी पकड़ लेगा और मुंह खोलकर मेरा नाम लेकर दारू मांगेगा, न जाने कहां कहां बदनाम करेगा। इन्हीं ख्यालों में लाल जी कई दिन तक उलझे रहे और समाधान ढूंढने लगे। फिर एक दिन किसी दूसरे गांव में किसी शहर से आने वाले किसी आदमी को उसने पकड़ा और लाल जी का नाम और पता बताकर उनके हाथ से दारू पीने की इच्छा जताई। रात के करीब 11 बजे थे। गांव में 11 बजे का वक्त अत्यधिक आधी रात का वक्त हो जाता है। उस वक्त पर ही कुछ व्यक्ति लाल जी के घर आए, साथ चलने की प्रार्थना करने लगे, यहाँ तक कि पैसों की पेशकश तक कर दी। एक तो लाल जी का आलस्य, ऊपर से रात का वक्त, दोनों ने पहरे लगा रखे थे, मगर इतना परेशान उन लोगों को देखकर वो जाने के लिए राजी हो गए। वहां पहुंचते ही लाल जी को वो देखकर खुशी से बोला, आओ लाल जी। लाल जी झल्ला गए और गुस्से में उसकी सेंकने लगे, क्या है बे साले, क्यों दुखी कर रखा है, ना रात देखे न दिन। मगर वो फिर भी विनम्रता से बोला, बस तुम्हारे हाथों से दारू चाहिए थी, इतने दिनों से तुम उस तरफ भी नहीं आए तो देखा भी नहीं था। जान लेगा क्या, मेरी नाम बदनाम कर दिया है मेरा और ऊपर से मेरी खुशामदी करता है। अगर जिंदा होता तो मैं तुझे मार देता। लाल जी गुस्से में बदबदाए जा रहे थे। जान जाने का डैक तो मुझे है, तुम मुझे बस दारू पिला दो और जाने दो, तुम्हारी उम्र बहुत है, उसकी चिंता न करो। उसने लाल जी के गुस्से का फिर से सरल उत्तर दिया। लाल जी को कुछ नहीं सूझा, उन्होंने उसे दारू देकर विदा कर दिया। और अब उन्होंने कई जगह जाकर कई ओझा तांत्रिक ढूंढे, ताबीज वगैरह बनवाई ताकि वो पहलवान परेशान न कर सके। मगर इन सब का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि उसे तो सिर्फ लाल जी से दारू चाहिए थी, न कि लाल जी को कोई नुकसान पहुंचाना था। दुआ ताबीज के बावजूद कहीं न कहीं से खबर आती कि फला गांव में फला फला आदमी को किसी ने पकड़ लिया है और वो लाल जी को बुला रहा है। लाल जी तुरंत समझ जाते और अनमने मन से वहां लोगों के आग्रह पर चले जाते। 4 गाली उसको देते, 4 गाली खुद को और अपने आलस्य को। अगर वो उन दिनों अर्थान पर जाकर भोग देते तो शायद ये मुसीबत कभी उनके पीछे न लगती। कभी बरसात, कभी जलती धूप, कभी रात, कभी सुबह, कभी कहीं तो कभी कहीं से कोई आ जाता कि लाल जी चलो दारू देके उसको बचा लो। उन्हें अपना काम छोड़कर भी जाना पड़ जाता। लाल जी को ये सब करते हुए करीब 1 साल बीत चुका था। अभी तक उन्हें कोई काबिल जानकार नहीं मिला था कि वो अपना पीछा छुड़ा पाते। जो मिले भी उन्होंने हाथ डालने से मना कर दिया। एक बार कहीं से एक जोगी घूमता फिरता न जाने कहां से उस गांव में आ गया। उसने लाल जी के घर का पता पूछा और लाल जी के घर पहुंच गया। लाल जी ने जब एक अनजान आदमी को देखा तो वो तुरंत तैयार हो गए कि फिर से उसी ने किसी को पकड़ा होगा जिससे ये जोगी बुलाने आया है। लाल जी, आपसे एक बात करनी है, क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर आएंगे?
जोगी ने लालजी से कहा। लालजी को उनके बड़े भाई को भी थोड़ी हैरानी हुई कि बुलाने नहीं आए, सिर्फ बात करने आए हैं। जोगी लालजी को एक किनारे ले गए। मैंने एक पहलवान जैसे आदमी को वहां रेल की पटरी पर देखा है, वो मर चुका है। उसने मुझे तुम तक ये संदेश देने को कहा है कि तुम उसे दारू पिलाओ एक निश्चित समय अंतराल पर। क्या तुम जानते हो उसे? जोगी ने लालजी से कहा। इतना कहना कि लालजी ने सारी अपनी व्यथा जोगी को सुना दी और कहा कि शायद ये मेरी भाग्य ही है जो मुझे अपने आलस्य की सजा इस कदर मिल रही है। जोगी ने सारी बात सुनी और कहा कि मैं तुम्हें इससे निजात दिल सकता हूं, मगर तुम्हें इसके लिए एक दारू की बोतल के साथ मेरे साथ आना होगा वहीं पर। लालजी को तो जैसे भगवान मिल गए, आखिर किसी ने तो कहा कि वो उन्हें निजात दिला सकता है। लालजी फिर उस जोगी के कहने पर छत से भी कूद जाते। वो इस बात के लिए राजी हो गए। लालजी ने उन्हें अपने घर में ही ठहराया। वो एक विचरण करते जोगी थे। उस वक्त में इस तरह के साधु अक्सर हुआ करते थे, जो अपना ठिकाना एक जगह नहीं बनाते थे और जन कल्याण में जीवन समर्पित कर देते थे। वो लालजी के घर एक दिन रुके और सिर्फ फलाहार किया। रात में उन्होंने लालजी उस पहलवान के स्थान पर जाकर एक बोतल शराब रख आने को कहा और फिर लालजी सो जाने के लिए कहकर खुद रात भर जागते रहे और न जाने बिना किसी सामग्री के कौन सी क्रिया करी। सुबह उठकर उन्होंने एक डिबिया सी दिखाई लालजी को, उनके बड़े भाई को, और कहा कि इसे रख लो, जब कभी पहलवान से कोई काम करवाना हो तो ये डिबिया खोलकर थोड़ी सी शराब पिला देना, तुम्हारा सारा कहा मानेगा, लेकिन इस डिबिया को कभी खाली मत करना। लेकिन लालजी और उनके बड़े भाई दोनों ने उसे रखने से मना कर दिया और भेंट स्वरूप जोगी बाबा को नए वस्त्र दिए, जिसे उन्होंने खुशी से स्वीकार किया और अपने रास्ते चल दिए। लालजी के लिए तो वो साक्षात भगवान का अवतार थे। तब से लालजी ने निर्णय लिया कि आलस्य को दोबारा हावी नहीं होने देंगे और न ही बिना जाने कहीं भी किसी को भी भोग देंगे। दोस्तों, इस घटना को जानने के बाद ये सीख मिली है कई लोगों को कि कहीं भी किसी के भी नाम से भोग नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि उसे कौन ले रहा है। कई लोग इस तरह से भोग अर्पित करते हैं। याद रखिए, हर भोग विधिवत होना चाहिए। यूं ही बिना जानकारी के सिर्फ नाम लेकर अर्पित किया गया भोग अक्सर दूसरी शक्तियां ही ग्रहण करती हैं और इसकी आदी हो जाती हैं। इसलिए बिना किसी जानकार की सलाह के इसे कार्य बिल्कुल न करें।